हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं यार इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी यूपीएससी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास मस्त बढ़िया से काम कर रहे होंगे, है ना। सुबह उठ जाओ यार, नींद वींद खोलो और तैयारी की तरफ जुट जाओ दोबारा से, क्योंकि प्रिपरेशन अल्टीमेट आपका गोल जब तक आप रियलाइज़ नहीं कर लो आपको रुकना नहीं है, ठीक है। आपको थकना नहीं है, आपको हारना नहीं है जब तक आप अपनी मंजिल को ना पालो, है ना। आपके और आपके गोल के बीच में सिर्फ आप ही हो, एक स्टम्बलिंग, एक आप ही हो, एक रुकावट, समझ रहे हो आप। जब आप अपनी लिमिटेशंस को पार कर लोगे तो कोई आपको रोक भी नहीं सकता है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। सो अपने आप को पुश करो, अपनी लिमिट्स को पुश करो यार, अपनी बाउंड्रीज़ को तोड़ो, उठो फटाफट से और फटाफट अच्छे से आज के दिन की शुरुआत करो। एक बढ़िया दिन आज पूरा करो, फिनिश करो, अपने आप को सेटिस्फाई करो, कुछ छोटे छोटे टारगेट सेट करो और शाम तक उन टारगेट को रियलाइज़ करो, अपने उन टारगेट्स को पूरा करो, ठीक है। सो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, इतने ही मैं ख़त्म करता हूँ। आज बात करते हैं करंट अफेयर क्विज़। मॉर्निंग 5 बजे हम मिलते हैं। 5 क्वेश्चन होते हैं विच आर बेस्ड ऑन द करंट अफेयर। सो करंट अफेयर की क्विज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ 14 जुलाई, आज की जो ये है मॉर्निंग करंट अफेयर की क्विज़ है। यूपीएससी सीएससी 2020-2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुमित 10 यहाँ पर देख रहे हो दोस्तों, ये मेरा कोड है। इस कोड का आप यूज़ कर सकते हो टू गेट द 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी। अनअकैडमी के ऊपर अगर आप जाओगे तो आपको सुमित 10 कोड यूज़ करेंगे, आपको 10% ऑफ मिलेगा। जैसे मैं आपको बता दूँ दोस्तों, 2 ईयर का जो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन है, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 64,000, बट यू कैन गेट दिस एंटायर कोर्स ओनली एट 57,000। सेकेंड अगर मैं बात करता हूँ तो 1 ईयर का जो एंटायर कोर्स है, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 44,000, बट यू कैन गेट दिस एंटायर कोर्स ओनली एट 39,000। सो फर्स्ट इज द डिस्काउंट। देखो पहली चीज़ आपको क्या मिल रही है, डिस्काउंट। सेकेंड फ़ायदा क्या है दोस्तों इसका? सेकेंड जो इंपॉर्टेंट फ़ायदा है दोस्तों वो है गाइडेंस। मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों, गाइडेंस जो है ना, इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर प्रिपरेशन। यूपीएससी की तैयारी में गाइडेंस का बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही ज़्यादा और महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो वो गाइडेंस वाला जो पार्ट है वो मैं आपका प्ले करूँगा। मैं आपको थ्रू आउट द प्रोसेस में गाइड करूँगा। इस प्रक्रिया में कहीं पर भी आपको ये नहीं लगेगा कि आप अकेले हैं, ठीक है। चलिए, सो दोस्तों, आप सुमित 10 कोड का यूज़ करके कोई भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो अभी मैं बता दूं, मेरे प्रोग्राम 2 चल रहे हैं। अभी प्रोग्राम चल रहा है हमारा मिशन आईएएस का, ठीक है। तो मिशन आईएएस का जो प्रोग्राम है 2020, मिशन आईएएस 2021, दोनों प्रोग्राम में आप जुड़ सकते हैं, इनका हिस्सा बन सकते हैं। आपको कोड क्या यूज़ करना पड़ेगा, यू जस्ट हैव टू यूज़ द कोड सुमित 10। सुमित 10 कोड यूज़ कीजिए, आप इसका हिस्सा बनिए, आपको डिस्काउंट तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको थ्रू आउट द प्रोसेस आपको मैं हेल्प करने वाला हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, फिजिकल ज्योग्राफी, फिर इंडियन ज्योग्राफी, उसके बाद में इकोलॉजी, है ना, उसके बाद में अगर बहुत सारे नंबर ऑफ कोर्सेज यहाँ पर आपको मिलेंगे। और कोड आपको याद रखना है दोस्तों, कोड क्या यूज़ करना है, सुमित 10। सुमित 10 कोड जो है ये आपको ध्यान रखना है। आज हम पहली न्यूज़ की बात करेंगे, दिस इज सॉवरिन वेल्थ फंड। सॉवरिन वेल्थ फंड क्या होते हैं समझिए। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी सॉवरिन वेल्थ फंड। सॉवरिन वेल्थ फंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। The primary function of a sovereign wealth fund are to stabilize the economy, a country's economy. देख, संप्रभु धन कोष का प्राथमिक कार्य देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर करना होता है, पहली बात। दूसरा, द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट फंड NIIF इज इंडियाज सॉवरिन वेल्थ फंड। जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड है वो भारत का सॉवरिन वेल्थ फंड है। It is a state-owned investment fund or entity which comprises of the pools of money derived from a country's reserve. ये एक ऐसा राज्य के स्वामित्व वाली निवेश निधि या संस्था है जिसे देश के भंडार से प्राप्त धन का पूल शामिल है। Which of the given statement are correct? कौन सी स्टेटमेंट जो इसमें गिवन है वो करेक्ट है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप सोचिए कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सो यहाँ पर तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है आपकी करेक्ट है। देखो, प्राइमरी फंक्शन क्या होता है समझिए बात, मैं अपने आप को छुपा देते हैं। चलो, द प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, वेल्थ, जो प्राइमरी फंक्शन है आपका वेल्थ फंड का, वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को स्टेबलाइज करना है, उसकी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है, ठीक है। द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड जो NIIF है, ये इंडिया का एकमात्र सॉवरिन फंड है। ये भी बात बिल्कुल आपका सही है, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। और इट इज़ अ स्टेट ओन्ड इन्वेस्टमेंट फंड ऑफ एंटिटीज विच कंप्राइजेज अ पूल ऑफ मनी ड्राइव फ्रॉम द कंट्री रिजर्व। जो कंट्री के रिजर्व से बहुत सारी मनी है ना, उसको इकट्ठा किया है, तो उसी से आपका चलता है। सो इस केस में तीनों की तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। अब ये क्यों मैं बता रहा हूँ दोस्तों, अभी आपका देखोगे अभी तो हाल ही में अगर मैं बताऊँ आपका, तो हाल ही में क्या हुआ है दोस्तों, हाल ही में जो हमारा रिसेंटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसने नोटिफाई किया है दोस्तों एग्जेम्पशंस ऑफ फॉर द सॉवरिन वेल्थ फंड। जो सॉवरिन वेल्थ फंड है ना, उनको छूट में अधिसूचित किया है कि वो छूट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। दिस मूव जो है इट्स कंप्लीट इट्स एम। इस मूव का उद्देश्य क्या है दोस्तों, ये क्यों किया हमने? दिस मूव इज एम्ड एट अट्रैक्टिंग मोर इन्वेस्टमेंट इनटू द कंट्री। इसका उद्देश्य क्या है? देश के अंदर में अधिक से अधिक निवेश को आकर्षित करना ही इसका उद्देश्य है।
A sovereign wealth fund is a state-owned investment fund that is used to benefit the कंट्रीज इकोनॉमी एंड द सिटीजन। एक संप्रभु धन निधि जो होती है ना, वो एक राज्य के स्वामित्व वाली निवेश निधि होती है जिसका उपयोग देश की अर्थव्यवस्था और नागरिकों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाता है। फंडिंग जो है इट कम्स फ्रॉम द सेंट्रल बैंक रिजर्व, करेंसी ऑपरेटेड प्राइवेटाइजेशन, ट्रांसफर पेमेंट, रेवेन्यू फ्रॉम द एक्सपोर्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ से इसके अंदर क्या आती है दोस्तों, आपका पैसा जो है वो आपका प्राप्त होता है। ठीक है, जो ये फंड होते हैं ना, दीज फंड्स जनरली इन्वेस्ट इन द फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि बॉन्ड, स्टॉक, गोल्ड, रियल एस्टेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देयर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, इज टू जनरेट गुड रिटर्न्स ओवर लॉन्ग पीरियड। इनका जो हमारे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होते हैं, जो हमारे सॉवरिन वेल्थ फंड होते हैं, इनका पर्पस क्या होता है, इनका प्राइमरी पर्पस होता है टू जनरेट द गुड रिटर्न ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम। लंबे समय के लिए अच्छे रिटर्न जो है डेवलप करना है ना, यही इसका क्या है दोस्तों, आपका उद्देश्य रहता है। द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट फंड NIIF जो है इंडिया का फर्स्ट एवर सॉवरिन वेल्थ फंड है। समझ में आ रही बात आपका? तो जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट फंड है ना, NIIF, ये इंडिया का पहला सॉवरिन वेल्थ फंड है आपका। अगला सवाल है दोस्तों, ये मालाबार एक्सरसाइज है। देखो मालाबार एक्सरसाइज वैसे ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है। आप किस किस के बीच में होती है, इंडिया, जापान और US के बीच में, आपको पता ही है। सो तीनों के बीच में होती है, US, इंडिया और जापान। नाम आता मालाबार एक्सरसाइज है ना। अब दोस्तों एक बात पता क्या हो रही है, ऑस्ट्रेलिया को इसमें इंक्लूड करने की बात हो रही है। इसको मतलब ट्राइलेटरल से क्वाड्रिलेटरल बनाने की बात हो रही है इस मिलिट्री एक्सरसाइज को। साथ ही साथ क्या है, आप लोगों को पता है दोस्तों, कोविड-19 के चलते यार ये अभी होनी थी लेकिन इसको डिले कर दिया। अब ये 2020 के लास्ट में होगी है क्या, मालाबार जो एक्सरसाइज है ये बाद में होगी, लास्ट में। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मालाबार एक्सरसाइज। करेंटली मालाबार एक्सरसाइज वॉज एक्सपेंडेड। अभी कह रहा है कि वर्तमान के अंदर जो मालाबार एक्सरसाइज है, इट वॉज एक्सपेंडेड इनटू अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्मेट विद द इंक्लूजन ऑफ द USA एंड ऑस्ट्रेलिया। कह रहा है वर्तमान में इसे USA और ऑस्ट्रेलिया के समावेश के साथ एक चतुर्भुज प्रारूप में विस्तृत कर दिया गया। मतलब 4 देश हैं अब इसके अंदर। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल हो गया आपका। मालाबार बिगन एज द बाइलेटरल एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज बिटवीन द इंडिया एंड जापान इन द 1992। कह रहा है ये बाइलेटरल शुरू हुई थी इंडिया और जापान के बीच में 1992 की बात कर रहे हैं। तो क्या वास्तव में ऐसा था दोस्तों? अगर मैं बताऊं तो ये कभी से ट्राइलेटरल थी, तो ये भी गलत है एंड ये भी आपका क्या है दोस्तों, गलत है। दोनों स्टेटमेंट गलत है। सो आपसे करेक्ट पूछा है तो नाइदर ए नोर बी, कोई भी करेक्ट इसमें नहीं है। इंडिया को मैंने बताया ना डिसीजन लेना है क्या, कि क्या हमें ऑस्ट्रेलिया को इस मालाबार एक्सरसाइज में इंक्लूड करना है कि नहीं। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, जो ये कह रहा था कि ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुका है। मालाबार एक्सरसाइज जो है वो जापान, US और इंडिया के बीच में होता है। समझ में आ रही बात आपको? मालाबार एक्सरसाइज इस बार कोविड-19 महामारी की वजह से टाल दिया गया है। अब इसको 2020 के अंत में किया जाएगा। The inclusion of Australia in the Malabar exercise would marks a major shift for the India's Indo-Pacific plan। अब भारत जब ऑस्ट्रेलिया को इनमें शामिल कर लेगा तो ये एक मेजर शिफ्ट होगा। इंडिया का जो इंडो पैसिफिक प्लान है उसके अंदर में एक मेजर चेंज ही आपका होगा। जो डिसीजन है, इट इज टेकन, द डिसीजन इफ टेकन कुड ब्रिंग दी ऑल क्वाड कंट्रीज टुगेदर एज अ पार्ट ऑफ एन एनुअल वॉर गेम। देखो अगर ये डिसीजन ले लिया गया ना, मतलब ऑस्ट्रेलिया को हमने शामिल कर लिया, तो जो क्वाड के अंदर जितने, क्वाड का मतलब 4 कंट्री, यही कंट्री होता है, जो क्वाड के अंदर जितने भी देश है वो एक साथ शामिल हो जाएंगे। ठीक है। मालाबार बिगन एज अ बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड US। तो मालाबार जापान के साथ नहीं, ये US के साथ स्टार्ट हुई थी 1992 में एज अ बाइलेटरल एक्सरसाइज, द्विपक्षीय जो अभ्यास हुआ था, लेकिन बाद में इसमें जापान को जोड़ा गया है ना। अभी हम डिसाइड कर रहे हैं किसकी, कि इंडिया को डिसाइड करना है क्या ऑस्ट्रेलिया को इसमें इंक्लूड करना है या नहीं करना, मेजर डिसीजन उसको लेना है। तो अगर ये हो जाता है तो क्वाड कंट्रीज के जितने भी देश हैं वो सारे के सारे इसमें क्या हो जाएंगे, आपका शामिल हो जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये भी अपना कंप्लीट होता है। इट वॉज एक्सपेंडेड टू ट्राइलेटरल फॉर्मेट विद द इंक्लूजन ऑफ द जापान इन 2015। जापान को 2015 में इंक्लूड किया है, तब जाके क्या बना है दोस्तों, आपका इसका फॉर्मेट जो है वो क्या बनना है आपका दोस्तों, जापान को इंक्लूड करने के बाद इसका फॉर्मेट जो है वो ट्राइलेटरल बन गया है। ठीक है। मनुस्क्रिप्ट के ऊपर है अगला क्वेश्चन। मनुस्क्रिप्ट क्या अभी आपने देखा था, नेशनल मनुस्क्रिप्ट मिशन मैंने आपको पढ़ाया था। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग, आपको कुछ स्टेटमेंट पढ़नी है। पहला, मनुस्क्रिप्ट जो है इज अ हैंड रिटन कॉम्पोजिशन ऑन पेपर, बार्क, क्लोथ, मेटल, पाम लीफ एंड दी अदर मटेरियल डेटिंग बैक एटलीस्ट 75 ईयर।
एक पांडुलिपि जो होती है, मतलब एक मनुस्क्रिप्ट जो होती है, वो कागज, छाल, कपड़ा, धातु, ताड़ के पत्ते, ठीक है, इन पर आपका बहुत पुरानी कुछ लिखा गया होगा, उसको मनुस्क्रिप्ट कहते हैं। लिथोग्राफी और प्रिंटेड वॉल्यूम्स जो होती हैं, जो लिथोग्राफी और जो प्रिंटेड मुद्रित वॉल्यूम्स हैं, उनको पांडुलिपि नहीं कहा जाता, मनुस्क्रिप्ट नहीं कहा जाता। मनुस्क्रिप्ट आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड सच एज आपका एपीग्राफ्स ऑन द रॉक्स, फायरमैन्स, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, ऐसा नहीं, मतलब जो पुराने टाइम पे जो रिकॉर्ड्स रखे जाते थे ना, ये उनसे अलग होती हैं। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, बताओ फटाफट से। आई होप आपने अपना क्वेश्चन जो है वो मार्क भी कर लिया होगा, फटाफट बताओ, बताइए फटाफट से। सो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबाउ द करेक्ट्स। सो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। डी इज द करेक्ट स्टेटमेंट, डी इसका क्या है दोस्तों, सही जवाब है। डी 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट स्टेटमेंट, 1, 2, 3 इसका क्या है दोस्तों, सही जवाब है। ठीक है, क्लियर है आपको। चलिए अभी जो है मनुस्क्रिप्ट होती क्या है, पहले तो समझो। मनुस्क्रिप्ट इज अ हैंड रिटन कंपोजिशन ऑन द पेपर, बार, क्लोथ, मेटल, पाम लीफ or any other material dating back at least 75 years that has significant scientific, historical or aesthetic value। ठीक है, लिथोग्राफ एंड प्रिंटेड वॉल्यूम्स आर नॉट मनुस्क्रिप्ट, ये मनुस्क्रिप्ट नहीं होती। मनुस्क्रिप्ट जो होती हैं दे आर फाउंड इन दी 100 ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट्स, बहुत सारी विभिन्न भाषाओं के अंदर और लिपियों के अंदर इसे पाई जाती हैं। ऑफन वन लैंग्वेज इज रिटन इन द नंबर ऑफ द डिफरेंट स्क्रिप्ट, एक लैंग्वेज को बहुत सारी स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ, जो संस्कृत है इज रिटन इन उड़िया स्क्रिप्ट, ठीक है, ग्रंथ स्क्रिप्ट, देवनागरी स्क्रिप्ट एंड मेनी अदर स्क्रिप्ट्स के अंदर उसको लिखा जाता है। मनुस्क्रिप्ट जो होती हैं दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड सच एज एपीग्राफ, रॉक्स, फायरमैन, जी जितनी भी पुरानी जो हिस्ट्री के अंदर जो हम रिकॉर्ड कीपिंग करते थे ना, उससे ये अलग चीज़ है। मनुस्क्रिप्ट हैव नॉलेज कंटेंट, मनुस्क्रिप्ट के अंदर में बेसिकली क्या होता है, नॉलेज कंटेंट होता है ना, तो ये बात आप याद रखोगे। अगली बात करते हैं दोस्तों, असीम पोर्टल। असीम पोर्टल क्या है दोस्तों, नाम दिख रहा है पर आप देखो इधर, गेट गारंटीड जॉब। असीम का मतलब क्या है, एन इंटीग्रेटेड स्किल मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम है आपका ये। और इसके अंदर क्या है, किसने किया है आपका, ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ने, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है, समझना। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द असीम पोर्टल। असीम पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके आपको बताना है मुझे, ठीक है। पहला, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो आपको जॉब मैच प्रोवाइड करेगा। इसमें जॉब इंजन काम करता है जो आपकी स्किल्ड वर्कर को जॉब अवेलेबल कराएगा, पहली बात। दूसरा, इट वाज डेवलप्ड एंड मैनेज्ड बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा विकसित और प्रबंधित किया जाता है। इट वॉज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसको आपका कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। विच ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो आपका बताओ करेक्ट है, तो बता दूं मैं आपको, तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है इसमें करेक्ट है। ऑल द अबाउ गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट। It is an endeavor to improve the information flow and bridge the demand-supply gap in the skilled workforce market. The Ministry of Skill Development and Entrepreneurship has recently launched Atmanirbhar Skill Employee Employer Mapping Portal, ASEEM portal, to help skilled people find suitable livelihood opportunities. ठीक है, जो स्किल
सो जैसा हमने बताया था, ये एक बेसिकली एंडेवर है किसका दोस्तों, आपका एक टू इम्प्रूव द इंफॉर्मेशन फ्लो एंड ब्रिज द डिमांड सप्लाई गैप इन द स्किल्ड। कोविड-19 के चलते आपको पता ही यार कितने लोगों की जॉब गई है ना, आपको पता है ना। और ऐसी नहीं है कि जॉब नॉर्मल आदमी की, जो स्किल्ड वर्कर है उनकी भी जॉब चली गई है। तो ऐसे के अंदर में सरकार के द्वारा ये प्रोग्राम इनिशिएट किया है ताकि जो स्किल्ड वर्कर है उनको जॉब मिल सके और जो एम्प्लॉयर हैं उनको एम्प्लॉय मिल सके। तो उसके लिए एक ये मैपिंग, एक आपका मैं बोल सकता हूँ आपका जॉब मैपिंग इंजन है, तो ये बेसिकली स्टार्ट किया गया है, ठीक है। असीम जो है, इट विल बी लॉन्च्ड एज अ मैच मेकिंग इंजन टू मैप स्किल्ड वर्कर विद द जॉब्स अवेलेबल। Okay, the portal and app will have provision for registration and data upload for the worker across the job roles, sectors and the geographics। समझ में आ रही बात आपको। द स्किल्ड वर्कफोर्स जो है, आपकी जो भी स्किल्ड वर्कफोर्स है वो अपने आप को रजिस्टर कर सकती हैं दोस्तों। द स्किल्ड वर्कफोर्स कैन रजिस्टर देमसेल्फ ओके। द स्किल्ड वर्कफोर्स कैन जो है रजिस्टर देयर प्रोफाइल ऑन द ऐप एंड कैन सर्च फॉर द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन देयर नेबरहुड। जो भी कुशल आपके जो कारीगर हैं वो अपनी प्रोफाइल के अनुसार क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जाकर अपने आप को पंजीकृत कर सकते हैं, अपने हिसाब की जॉब वहाँ पर ढूंढ सकते हैं, ठीक है। थ्रू असीम एम्प्लॉयर एजेंसीज एंड द जॉब एग्रीगेटर लुकिंग फॉर द स्किल्ड वर्कफोर्स इन स्पेसिफाइड सेक्टर्स विल ऑल्सो हैव द रिक्वायर्ड डिटेल्स ऑन देयर फिंगरप्रिंट्स। देखो जो एम्प्लॉयर्स हैं ना, उनको भी जिस तरीके का बंदा चाहिए उनको मिल जाता है, तो दोनों को फायदा है इससे, ठीक है। अगला बात करते हैं दोस्तों नेविगेशन बिल 2020। नेविगेशन बिल 2020 जो है ये पिछले 9 डिकेड्स ओल्ड जो हमारा बिल है ना, जो कॉलोनियल टाइम का जो कानून है उसको बदलने के लिए बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया। क्या है नेविगेशन बिल 2020 में, देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एड्स टू नेविगेशन बिल 2020। पहली बात, द बिल इज प्रपोज टू रिप्लेस द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1988। विधेयक को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 1988 को बदलने का प्रस्ताव है। नेविगेशन बिल एम टू एस्टैब्लिश अ बॉडी टू रेगुलेट एंड मॉनिटर द टोल प्लाजा इन द नेशनल हाईवेज। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों में टोल प्लाजा के विनियमन और निगरानी के लिए एक निकाय स्थापित करना है, ठीक है। आपको बताना है सही स्टेटमेंट क्या है। तो दोस्तों दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट इसका सही नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जो है हैज़ इशूड द ड्राफ्ट ऑफ एड्स टू द नेविगेशन बिल 2020 फॉर द सजेशन फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स एंड द जनरल पब्लिक से और जो स्टेक होल्डर हैं उनसे सजेशन देने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है उसने ड्राफ्ट जो है वो इशू किया हुआ है। द ड्राफ्ट बिल इज प्रपोज टू रिप्लेस द 9 डिकेड ओल्ड कॉलोनियल लॉ जिसका नाम है लाइट हाउस एक्ट 1927। लाइट हाउस एक्ट जो 1927 है उसको रिप्लेस करने के लिए ये जो ड्राफ्ट बिल है ये प्रपोज किया गया। ड्राफ्ट फॉर एड्स टू नेविगेशन बिल 2020 फॉर द पब्लिक कंसल्टेशन। With the advent of the modern technologies, improved aids to the maritime navigations, the role of authorities regulating and operating maritime navigation has changed drastically. समुद्री नेविगेशन के लिए जो आधुनिक तकनीकी के रूप से उन्नत जो अब आवागमन है उसके साथ साथ नेविगेशन प्रक्रिया जो काफ़ी बदल गई है पहले से। Therefore, the new laws encompasses a major shift from the lighthouse to the modern aids of the navigation। इसीलिए नया कानून जो है ना वो प्रकाश स्तंभ से नेविगेशन के आधुनिक एड्स में एक मुख्य बदलाव को शामिल कर रहा है, ठीक है। नया लॉ जो है इट्स एम्स टू इनकॉर्पोरेट दी ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस। जो ऐसी प्रैक्टिस जो ग्लोबली बहुत बेस्ट है, बहुत फेमस है, उनको इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी लेके आने की बात हो रही है। इंडिया को इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन इन द फील्ड ऑफ एड्स टू मैरीटाइम नेविगेशन।
The draft will provide for the empowering Directorate General of the Lighthouse and the lightships and additional power and functions such as vessel traffic service, wreckage flagging, training and certification, implementation of other obligation वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो पुरानी मेन बात क्या है दोस्तों, ब्रिटिश एरा का जो पूरा मतलब 9 डिकेड ओल्ड जो हमारा लाइट हाउस एक्ट 1927 में जो लेके आए थे उसको ये दूर करेगा, उसको बदलेगा। इसने मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने इसको इंट्रोड्यूस किया है, ड्राफ्ट बिल इसका आ चुका है पब्लिक सजेशन और स्टेक होल्डर की सजेशन के लिए दोस्तों। किसके लिए दोस्तों, आपका ये मैरीन टाइम नेविगेशन के लिए आपका ये बिल है दोस्तों। बहुत सारे इससे मॉडर्न जो एड्स हैं, मॉडर्न जो चीज़ें हैं, मॉडर्न चीज़ें जो नेविगेशन के अंदर इस्तेमाल हो सकती है उनको ये क्या करेगा, इंक्लूड करेगा वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें इसके अंदर है। ठीक है, सो दोस्तों आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो यार, मुझे आप मेरा पेज है फेसबुक, यहाँ फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। बाकी आप मुझे अपना मेल लिख सकते हो अनअकैडमी sumitrathi3@gmail.com पर। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन मॉडल के ऊपर तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मुझे सब्जेक्ट के अंदर लिखना है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लिख के आपको मुझे मेल करना है sumitrathi3@gmail.com पे या sumit.kumar@wifistudy.com पे। यहाँ पर आप मुझे मेल करोगे, मेल का मैं जवाब दूंगा, आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। या आप मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो दोस्तों, ये क्या है मेरा टेलीग्राम है, यहाँ पर मुझे फॉलो करोगे। किसके लिए दोस्तों, फॉर द PDF पर्पज़, PDF के लिए आप मुझे यहाँ पर फॉलो करोगे। ठीक है, जो बच्चा अनअकैडमी में मेरे साथ जुड़ना चाहता है, अनअकैडमी पर अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो अनअकैडमी के आप इंस्टॉल करो। उसके बाद चूज़ योर गोल, गोल में जाके आप गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओगे, गेट सब्सक्रिप्शन में जाके आपको 12 या 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना है। ठीक है, कोड क्या यूज़ करेंगे दोस्तों, सुमित10। मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी अनअकैडमी का कोर्स हो, ठीक है, अपने वाईफाई स्टडी अनअकैडमी UPSC के जितने भी एजुकेटर हैं उन सभी के कोर्स के लिए आप सिर्फ एक ही कोड यूज़ करोगे, सुमित10। ये कोड यूज़ करोगे तो आपको मैं गाइडेंस दूंगा, मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा थ्रू आउट द प्रोसेस। दोस्तों 2014, 2015 और 2017 में 2 बार मैंने इस एग्जाम को क्लियर किया। मुझे पता है क्या ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स होने इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। आइए मेरे साथ जुड़िए और अपने इस जो सपना है, जो उसको एक अपना हकीकत में बदलते हुए देखिए। 2 साल का सब्सक्रिप्शन बच्चों आपके लिए बढ़िया रहेगा। जो 2021 की तैयारी कर रहे हैं आप ले सकते हैं। कोर्स है, आपका प्राइस है 64,000, बट यू कैन गेट दिस एंटायर कोर्स ओनली कितने में मिल सकता है आपको दोस्तों, ये 57,000 में मिल सकता है। ठीक है, समझ में आ रही बात, तो आप इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस क्लास। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।